once again आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा है वो आप लोगों को याद ही होगा। याद है कि नहीं है? लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि प्लेन मिरर में किस तरीके से लाइट रे ट्रेवल करती है, प्लेन मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होके इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। हमने लास्ट क्लास में ये भी देख लिया था। लास्ट क्लास में हमने रियल और वर्चुअल स्पेस देखा था, देखा ही था। जहाँ पर लाइट रे एक्चुअल में प्रेजेंट हो वो रियल स्पेस होता है, और जहाँ पर हमें खींच के बनानी पड़े वो वर्चुअल होता है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर लाइट रे को सीधी जा रही है, बीच में एक मिरर रख दिया जाए, तो मिरर के रखने से वो पाई-2 थीटा उसमें डेविएशन हो जाता है। तो हमने पाई-2 थीटा डेविएशन देख लिया था। और उसके बाद हमने देख लिया था कि जो एक प्लेन मिरर हम कितना छोटा लें कि हमें एक एच हाइट के व्यक्ति की शक्ल दिखाई दे जाए। तो एच हाइट के व्यक्ति की शक्ल देखने के लिए हमको जो प्लेन मिरर लेना पड़ेगा वो कैसा लेना पड़ेगा? h/2 हाइट का प्लेन मिरर लेना पड़ेगा। इससे हमें उसकी हाइट दिख जाएगी। इतना अपन लास्ट क्लास में सारा का सारा देख चुके थे। अब अपन आज इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे की कहानी देखेंगे। ये सब अपन देख चुके थे लास्ट क्लास में, है ना? क्यूट क्यूट की सारी बातें अपन ने कर ली थी। अगली हेडिंग लिखी जाए स्फेरिकल मिरर। अगली हेडिंग लिखेंगे बच्चे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से अपना मतलब ये है कि ये सबसे पहले देखो स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है। तो स्फेरिकल मिरर बनाने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप एक बड़ा सा एक कांच का गोला है, समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। इस बड़े से कांच के गोले का आई थिंक इसको हटा देना चाहिए, हम सीधा ही बात कर लेंगे। इस कांच के गोले को मैंने यहां से ऐसे काट दिया और एक टुकड़ा मैंने यहां से ऐसे काट दिया। देखो स्फेरिकल मिरर बनेगा कैसे? अगर ये पतला कांच का गोला है तो इस कांच के गोले का कुछ सेंटर होगा और इसकी कुछ रेडियस होगी। अब जैसे ही तुमने यहां से इसको काटा, तो काटने के बाद तुमको जो दिखेगा वो कुछ ऐसा पोर्शन दिख रहा होगा। मतलब एक बड़ा सा तरबूज है, उस बड़े से तरबूज की साइड से अपन ने ऐसे खत से स्लाइस काट दी, तो तरबूज है वो कैसा दिखेगा तुमको? इधर से तो ऐसे गोल गोल दिख रहा होगा, सर्कल जैसा, और साइड से देखोगे तो मेरे हाथ की शेप को एक्वायर किया हुआ होगा। मतलब इस तरीके से ऐसा शेप का दिख रहा होगा। समझ गए बात को इतना? अब अगर तरबूज ऐसा कट के बन गया है, तो गेम कुछ ऐसा है कि यहाँ पर तुम इसमें पॉलिश कर सकते हो दोनों साइड। अगर इस हिस्से को काट के अगर तुमने अंदर की साइड पॉलिश कर दी, तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो बाहर हो जाएगी। तो मैं इसमें समझने के लिए यहाँ पर ना ग्रीन कलर से पॉलिश कर दे रहा हूँ। तो अगर मैंने इस पर अंदर की साइड पॉलिश कर दी तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो गई? बाहर वाली। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाली है तो ये वाली जो साइड बनेगी ये बनेगी कॉन्वेक्स मिरर। क्या बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर। पेट निकला हुआ है तो कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल। अगर इस तरीके से पेट निकला हुआ है तो कॉन्वेक्स मिरर। सिमिलरली वैसे ही टुकड़ा मैंने यहाँ से काटा, वैसे ही टुकड़ा यहाँ से काटने के बाद हमने इसको गोल गोल बना लिया, तो यहाँ पर भी इस तरीके से ही कटेगा। अगर यहाँ पर भी इस तरीके से कटेगा तो मैं यहाँ पर बाहर वाली सरफेस को अगर पेंट कर दूँ या पॉलिश कर दूँ तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी? अंदर वाली। अगर अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो फिर इसको अपन बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ये जो अपन ने शेप बना रखी है ये राइट वाला है लेफ्ट वाला है? लेफ्ट वाला। और लेफ्ट वाले को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। तो ये बन गया अपने पास कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। फिर इसके अगर अपन राइट साइड वाली की साइड को बनाएंगे तो राइट साइड वाली साइड ऐसे दिख रही होगी। इसमें हमने इसको पॉलिश किया है, तो ये नोटेशन हो गया, ये हो गया मेरे लिए कॉनकेव मिरर का। और इसमें ध्यान रखना, इसमें ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और इधर हो रखी है पॉलिश, और यहाँ पर इधर हो रखी है पॉलिश, और ये वाली सरफेस
रिफ्लेक्टिंग है। समझ गई पूरी कहानी? ये दो तरीके से मिरर आपके सामने आएंगे। इन दोनों ही मिरर की वजह से जो इमेज फॉर्मेशन है वो थोड़ा अलग अलग तरीके का होगा। जब आप प्लेन मिरर की वजह से इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे तो आपको मैंने लिखा रखा था कि जो प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज भी उस प्लेन मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगी। प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाएगा, ये लिखा दिया था। प्लेन मिरर कभी भी रियल की रियल और वर्चुअल की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता। ठीक है, ये सारी बातें अपनी लास्ट क्लास में हो चुकी थी। आप लोग यहाँ से पहले छाप लीजिए, फिर इससे आगे का डिस्कशन अपन कंटिन्यू करेंगे। Curved mirror is a part of a hollow sphere. Curved mirror is a part of hollow sphere. If reflection takes place from the inner surface, if reflection takes place from the inner surface, then mirror is called concave. Then mirror is called concave. And if its outer surface then mirror is called convex. Then mirror is called convex. मतलब अगर रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस से हो रहा है तो कॉन्वेक्स है, और अगर इनर सरफेस से हो रहा है तो कॉनकेव है। सिंपल। चलो अगली लाइन लिखी जाए। डेफिनेशन फॉर द स्फेरिकल मिरर्स। डेफिनेशंस फॉर द स्फेरिकल मिरर। तो डेफिनेशन लिखाने से पहले तो मैं बता देता हूँ क्या क्या होते हैं, फिर लिखते जाएंगे समझते जाएंगे। देखो डेफिनेशन में तुम दो तरीके के मिरर तो जान ही रहे हो। ये वाला कौन सा था बेटा? कॉनकेव। और ये वाला कौन सा था? कॉन्वेक्स। ठीक। अब तुम अभी पीछे वाले अगर फिगर को देखोगे तो पीछे वाले फिगर में एक बड़े से गोले का एक हिस्सा ही तो है ये, चाहे उसे कॉन्वेक्स बनाओ चाहे कॉनकेव बनाओ। जिस स्फीयर का ये हिस्सा है उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखाऊंगा अभी, है ना, उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उस जिस गोले से काट के या ऐसे गोले का जो रेडियस है उस रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जरूरी नहीं है आप हर बार एक बड़ा सा गोला लेके काट के बनाएं। ऐसा भी हो सकता है आपने ऐसा एक फ्रेम बना लिया हो, उस फ्रेम की रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने पहले से डिफाइन कर लियो, आप सिर्फ इतना बड़ा ही लेंस बनाए, ठीक है, इतना बड़ा ही मिरर बनाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा मानूंगा अगर इसका एक कॉनकेव है तो इसका सेंटर इस साइड होगा कि नहीं होगा? तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये जो पॉइंट जो इस मिरर और इस सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है जिसको काट रहे हैं उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल, पी। ठीक। उसके बाद जो सी से लेके पी तक की दूरी होती है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। कितना क्लियर हो गया? इसके बाद अगर तुम देखोगे तो इसका ये वाली साइड रियल है और ये वाली साइड वर्चुअल है, क्योंकि पीछे तो अंधेरा है, पॉलिश हो रखी है। सिमिलरली यहाँ पे ये वाली साइड रियल है और ये वाली साइड वर्चुअल है। अब अगर तुम कॉन्वेक्स में अगर तुम देखोगे तो कॉन्वेक्स में ये जो सेंटर होगा वो इस साइड होगा, आया ना, जबकि कॉनकेव में सेंटर उस साइड है। यहाँ पर ये पोल का काम करेगा। एक शब्द कहा जा रहा है अपर्चर, जो कि अभी शब्द आएगा तब मैं आगे बताऊंगा। अपर्चर मतलब ये वाला जो हिस्सा जो काटा है ना आपने, इस काटे हुए हिस्से का यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डायमीटर, इस डायमीटर को अपर्चर कहते हैं। स्फीयर के डायमीटर को अपर्चर नहीं कहते, उस लेंस का जो डायमीटर है उसको अपर्चर कहते हैं। दो बातें हैं, लेंस तरबूज काटा तो एक गोला बना होगा ना, उस गोले का जो डायमीटर है उसको अपर्चर कहेंगे। समझ गई बात? ठीक। फिर बाकी जैसे जैसे डेफिनेशन आती जाएंगी मैं समझाता जाऊंगा।
तो मैं एक एक डेफिनेशन को सीधा पॉइंट्स में लिखा दे रहा हूँ, हर पॉइंट एक डेफिनेशन है। पहला पॉइंट है पोल इज any point on the reflecting surface. Pole is any point on the reflecting surface of the mirror. Pole is any point on the reflecting surface of the mirror. कहीं भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन हम हमेशा कौन सा पॉइंट ले रहे हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जो हॉरिजॉन्टल एक एक्सिस बना दी है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, अभी लिखाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, प्रिंसिपल सेक्शन is any section of the mirror. Principal section is any section of the mirror such as mm dash passing through the pole, such that mm dash passing through the pole. ये mm dash जो मिरर है ये पोल से पास कर रहा है, ये पूरा प्रिंसिपल सेक्शन हुआ। Center of curvature C. Next, center of curvature C is the center of a sphere. Center of curvature C is the center of a sphere of which the mirror is a part. Of which the mirror is a part. Next, radius of curvature R. Radius of curvature R, capital R है ना, radius of curvature capital R is the radius of sphere, is the radius of sphere of which mirror is a part, of which mirror is a part. Next, principal axis is the line CP. Principal axis is the line CP. CP line दिख रही है सामने, यही वाली है। Principal axis is the line CP joining the pole and center of curvature of the mirror. Principal axis is the line CP joining the pole and center of curvature of the mirror. Next, principal focus F, capital F. Principal focus capital F is an image point, is an image point on the principal axis. Principal focus is an image point on the principal axis for which object is at infinity. For which object is at infinity. ये वाली लाइन नहीं समझ में आई होगी, समझते हैं। ये कह रहा है कि फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, ठीक है। इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। सिंपल सी बात ये कह रहा है। जैसे यहाँ पर अगर इमेज बनाऊंगा तो कैसी दिख रही होगी? यहाँ पर ये फोकस है तो ये ऐसे पीछे एक्सटेंड करनी पड़ेगी और फिर ऐसे चली जाएगी तो ये फोकस हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा इसी में है ना, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है? अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे, ठीक। अब आपको इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ, ये भी सारी डेफिनेशन लिखाऊंगा फिर बताऊंगा आखिर इमेज बनती कैसे है। अभी तो मैंने तुम्हें दो रे बना दी, एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग, मतलब एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे। तो जो ही बनाई है, रिफ्लेक्टेड रे से क्या बनेगी इमेज, इंसिडेंट रे से क्या बनेगा
ऑब्जेक्ट। ये लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस पी एफ। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस पी एफ। जो पी एफ डिस्टेंस है, इट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ is the distance pf between pole and focus. Between pole and focus. Next. Next question है, next definition है, linear aperture is the effective diameter. Linear aperture, APERTURE. Linear aperture is the effective diameter of the light reflecting area. Linear aperture is the effective diameter of the light reflecting area of the mirror. मतलब ये डिस्टेंस सीधा ये वाली बात कर रहा हूं मैं। ये ऐसा गोला बना होगा ना, रियल में तो ऐसे ही रहा होगा। ये डिस्टेंस है mm डैश। ये है लीनियर अपर्चर। ग्रीन वाला इज लीनियर अपर्चर। ठीक है। नेक्स्ट, फोकल प्लेन इज द प्लेन। फोकल प्लेन इज द प्लेन passing through focus. Focal plane is the plane passing through focus and perpendicular to principal axis. Focal plane is the plane passing through focus and perpendicular to principal axis. मतलब हृदय भाई बात ऐसी है, तुम एकांत में बैठे हो आज उधर, यहाँ पर अगर मैं ऐसा एक प्लेन बना दूं तो ये फोकल प्लेन है, क्योंकि इस फोकस से पास कर रहा है। ये फोकल प्लेन है। मतलब अगर ये लेंस रखा, ये मिरर रखा है तो फोकल प्लेन है ये, और यहां पर फोकस है। समझ गई बात? चलो अगली लाइन, डेफिनेशन। ये यहाँ पे चित्र में लिखते जाना सारा। चित्र अभी नहीं बनाना, लास्ट में बना लेना। चिल, रिलैक्स। अगला, पैरेक्सियल रेज, PARAXIAL, पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज, PARAXIAL, पैरेक्सियल रेज। स्टार मार्क कर लेंगे, भूल जाएंगे आप बाद में। Those rays which makes a small angle with normal, those rays which make a small angle with normal at point of incidence, and hence close to principal axis, close to principal axis। भाई सबको समझ में नहीं आया होगा ये वाली बात, है ना? लिख लो, अभी समझाता हूँ। दूसरा, मार्जिनल रेज, MARGINAL, marginal rays, rays having large angle of incidence। मार्जिनल रेज कौन सी है? रेज हैविंग लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो भाई अब समझना शुरू करते हैं ये दोनों बातें। इन दोनों बातों को समझने के लिए अपने को अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं ये इंसिडेंट रे, ये आई दिख रही है,
और ये रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा चमक गया। अब अगर इस सेंटर से अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ ऐसा इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो ये नॉर्मल का काम करेगी, क्योंकि इस जो रेडियस होती है वो स्फीयर पे की सरफेस पे नॉर्मल होती है। ये मैथ्स की प्रॉपर्टी पता है क्या? नहीं पता? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे कछुओं, हम बीच में ही हमने आगे काम कर दिया क्या? ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सर्कल है, इस सर्कल पे मैं ये रेडियस बना रहा हूँ, ये रेडियस यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो उस टेंजेंट के नॉर्मल होगी, यहाँ पर अगर ये रेडियस बनाऊँ तो यहाँ पर टेंजेंट के नॉर्मल होगी, यहाँ पर ये रेडियस बनाऊँ तो ये टेंजेंट के नॉर्मल होगी, यहाँ पर ये रेडियस बनाऊँ तो टेंजेंट के नॉर्मल होगी। ऐसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमको पता है नहीं पता, आई डोंट नो, पता है क्या? ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही सी से लेके इस पॉइंट पी के बीच में एक बड़ा से सर्कल का हिस्सा था, उस बड़े से सर्कल के हिस्से में सी से लेके ये पॉइंट रेडियस का काम करेगा, तो ये नॉर्मल हुआ ना इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ये है, नॉर्मल का इंसिडेंट से बनने वाला एंगल और ये रिफ्लेक्टेड रे का बनने वाला एंगल, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। ऐसा हमने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ लिया है। एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गई बात? तो बात ऐसी है कि जैसे जैसे मैं इसको ये जिस जगह ये रे आके स्ट्राइक हुई है, इस पॉइंट को मैं उठा के यहाँ ऊपर ले जाऊं, सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो उस केस में रे ऐसे आएगी और ये रेडियस बनेगी, ये एंगल इससे ज्यादा है या छोटा है? नहीं समझे? एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से बनने वाला, अगर ये एंगल मैं बोलूं ये थीटा और ये वाला थीटा, इसको थीटा डैश बोल देता हूं, थीटा डैश और थीटा में कौन बड़ा है? आंखों से दिख रहा है ना, इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत तो है नहीं। तो मैं सिंपल सी बात ये बोल रहा हूं कि जैसे जैसे ये लाइन, ये पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, ये पॉइंट जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे थीटा इंक्रीज होता जाएगा, आया ना? और जैसे जैसे ये इस पोल के पास आता जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पास आता जाएगा, थीटा डिक्रीज होता जाएगा। कहानी समझ गए पूरी? इतनी सी बात समझानी थी। अब जो रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पास में आके इंसिडेंट हो रही हैं, उनका थीटा कम होगा, थीटा कम होगा तो उनको बोलेंगे पैरेक्सियल रेज। क्या बोलेंगे? और जो रेज जिनका जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये ऊपर होगा, उनका थीटा ज्यादा होगा, उनको बोलेंगे मार्जिनल रेज। क्या बोलेंगे? तुम पूरी की पूरी रे ऑप्टिक्स सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए ही पढ़ते हो। तुम्हारे सारे फॉर्मूले तभी वैलिड हैं जब रेज पैरेक्सियल हैं। 1/v + 1/u = 1/f, ये मिरर फॉर्मूला तभी वैलिड है जब रेज पैरेक्सियल है। मार्जिनल रेज के लिए फॉर्मूला होता ही नहीं। समझ गए बात को? पैरेक्सियल का मतलब समझ में आएगा, पैरेक्सियल मार्जिनल का। ठीक, अब डेफिनेशन पढ़ लो सारी और चित्र बना लो। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा, ये हो जाएगा मार्जिनल रेज और ये हो जाएंगी पैरेक्सियल रेज। मेरे प्यारे कछुओं, चित्र बड़ा बनाना, क्योंकि मैंने एक ही चित्र में सारी चीजें समझा दी हैं, तो चित्र अच्छे से बनाना। कुछ लोगों की तो कॉपी खत्म हो गई है। नहीं खत्म हुई? अच्छा अच्छा अच्छा, सारी डेफिनेशन वापस से पढ़ो, समझो, चित्र बनाओ, जो भी डाउट है वो मुझसे पूछो। चलिए, ये जिम पगलू बस लेग्स एप्स यही बातें करता रहेगा, गधा नहीं तो। क्या पूछ रहा था? स्प्लिट? अच्छा नहीं नहीं भाई, भाई रहने दे, रहने दे। क्लास क्लास के बाद आराम से इनको ना पूरा शेड्यूल बना के देना भाई को, कि लेग प्रेस कैसे मार रहे हैं, बेंच प्रेस कैसे करें, सब सिखाना है इनको। अगली हेडिंग लिखी जाए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में ऐसा लिख लो, जिधर से आ रही है वो नेगेटिव है,
जिधर को जा रही है वो पॉजिटिव है। ऐसे लिख लो बस। अच्छा इंग्लिश में लिखा दूं क्या? ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? जिधर से आ रही है वो नेगेटिव है, जिधर को जा रही है वो पॉजिटिव है। जिधर से आ रही है वो नेगेटिव है, जिधर को जा रही है वो पॉजिटिव है। कौन? कौन? इंसिडेंट रे। जिधर से आ रही है वो नेगेटिव, जिधर को जा रही है वो पॉजिटिव। क्वेश्चन है कौन, तो आंसर है इंसिडेंट रे। क्या लिखा है? बेटा तू रहने दे, तू ना यार, तेरा भविष्य बड़ा अंधकार में है हिंदी वाला। तू कभी कुंडली दिखाने इंग्लिश में जाना, हिंदी में मत जाना। उसमें हिंदी में काला काला लिखा आ जाएगा। हाँ यार देखो, बात ऐसी है कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, तुम्हें सब आएगा इस चैप्टर में, फॉर्मूले भी आएंगे, कॉन्सेप्ट भी आएंगे, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन जैसे तुम साइन कन्वेंशन गलत रखोगे ना, तुम्हारे आंसर ही गलत आएंगे। सब आता हुआ तुमसे आंसर गलत होगा। तो साइन कन्वेंशन तुमको सीख लेनी चाहिए। अरे दीदी आंटी क्या हो गया? तो देखो बात ऐसी है कि हमारे पास दो तरीके के मिरर हैं। एक ये मिरर है, एक ये मिरर है। नाम बताना जरा इनके। ये वाला कॉनकेव और ये वाला कॉन्वेक्स। ठीक है भाई साहब, लाइट इधर से आ रही है, तो हम बात कर रहे हैं इंसिडेंट रे की। तुमने वो लिखा कि नहीं लिखा, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंसिडेंट रे की। तो इंसिडेंट रे किधर से आ रही है? लेफ्ट से आ रही है। तो इस जो भी यहाँ पर जो पोल होगा, इसके लेफ्ट वाला पूरा एरिया नेगेटिव में काउंट होगा और इसके राइट वाला पूरा एरिया पॉजिटिव में काउंट। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही है। कोई रियल वियल की कुछ सोचना ही नहीं है, ये आता ही नहीं मुझे। क्योंकि अगर तूने ये ऐसे पढ़ लिया, तो जब तू लेंस पढ़ेगा तो तेरा दिमाग बनना जाएगा। तो ऐसा दीवार है, यही दीवार होगी और इस दीवार में अपना सिर मार रहा होगा। मैं नहीं चाहता तू ऐसा करे, बस इतना ध्यान रख, इंसिडेंट इधर से आई, तो बस मेरे लिए ये वाली साइड कैसी हो गई? निगेटिव, और ये वाली साइड कैसी हो गई? पॉजिटिव। इसके अलावा सोचना ही नहीं है कुछ। कोई भी इसको ऐसे याद नहीं रखे कि लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव, ऐसा होता ही नहीं है। सिंपल सी बात क्या है? जिधर से आ रही है वो नेगेटिव, जिधर को जा रही है वो पॉजिटिव। इस तुम्हारे भ्रम को और दूर कर दें कि लेफ्ट राइट वाले को, तो ऐसा समझ लो, लाइट इधर से आ रही है तो ये वाली साइड नेगेटिव होगी और ये वाली साइड, अब वो भी कंफ्यूजन खत्म कि लेफ्ट वाला पॉजिटिव मानना है कि नेगेटिव मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिधर से आ रही है इंसिडेंट रे वो वाली नेगेटिव, जिधर को जा रही है वो वाली रे पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन एकदम क्लियर? ठीक है चलो, ये हो गया एक्स डायरेक्शन का। एक्स डायरेक्शन की बात हुई ना। अब देखो साइन कन्वेंशन इन वाई डायरेक्शन। इसको चाहो तो लिख दो इन एक्स डायरेक्शन, या वाई डायरेक्शन से मेरा मतलब है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा है, इसमें दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल, ये वाई एक्सिस वाले रूल को फॉलो करना है। वाई एक्सिस में ऊपर की डायरेक्शन कैसी होती है और नीचे की डायरेक्शन बस ऐसा ही है। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। वाई डायरेक्शन में ऐसे देखना है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी हो, ऊपर की डायरेक्शन ऊपर वाली पॉजिटिव, इस एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, इस एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव और इस एक्सिस से नीचे नेगेटिव। आप शब्दों में लिखना चाहेंगे या ऐसे समझ गए? ऐसे ही समझ गए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एक्स डायरेक्शन में या अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस कैसे डिसाइड कर रहे हैं? जिधर से आ रही है इंसिडेंट रे वो वाली साइड नेगेटिव, जिधर को जा रही है वो पॉजिटिव। बनाइए बनाइए, बनाने वाले को कौन रोक पाया है?
मैं तो सीधा साधा भोला भाला, सीधा साधा सा, वो क्या था यार, वो भोला भाला सा। वो रील वील काफी बच्चे ऐसे बनाते रहते हैं। मैं तो नादान था। हाँ ना, हाँ। हाँ, क्योंकि मुझे ना 12वीं के पेपर नहीं देने ना। मैं तो नल्ला हूँ। मेरे पास बहुत टाइम है। बेटा मत सोच तू बिजनेस मेरे लिए। बच्चों के लिए मैं उनकी जगह बैठ के पेपर दूं, इसको बेटा नकल कहते हैं। और इसके लिए पैसा बहुत लगता है। दूसरी चीज, इसमें पकड़े जाने पे ना, जो पेपर दे रहा है और जिसके लिए दे रहा है, दोनों को ही निपटाया जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो रिस्क में इतना इश्क नहीं चाहिए। इतने इश्क के हम आदी नहीं हैं। ऐसा मन में सोचना भी नहीं। मतलब ऐसा है कि जिंदगी ही बर्बाद कर देंगे पकड़े जाने के बाद, कुछ मतलब निपटा ही देंगे तुमको। पेपर ही नहीं है, उसके बाद क्या है कि तुम कभी भी किसी भी जॉब में जाओगे, कभी भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, तो जो तुम्हारा एनओसी सर्टिफिकेट होता है ना, उस पर प्यार मोहब्बत से ऐसा बातें लिखी होंगी। उसके बाद तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि तुम तो पापी हो। इस बात को लिखा दूं क्या कि डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव? या लिख दिया सामने तो ठीक है, भावनाएं समझ ही गए आप। सर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, ओके जी। इसे बंद कर दीजिए जी। जब आप लोगों को सर्दी लगने के बजाय गर्मी लगने लगे, तब आप हमें बताइएगा। अगली हेडिंग लिखी जाए। अरे यार, अरे यार, अपना अपना लिखो। हाँ, ज्यादा धीमे लिखेंगे तो उसमें तो लतिया भी देते हैं ना। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर पैरेक्सियल रेज ओनली। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर पैरेक्सियल रेज ओनली। ठीक है भाई, बड़े भाई, कौन में आया भाई? पहला नियम। पहला नियम लिखा जाए। लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। Light ray principal to the light ray parallel to the principal axis. Light ray parallel to the principal axis. After reflection from mirror. After reflection from mirror. After reflection from mirror. Either passes or appears to pass. Either passes or appears to pass through its focus. ये बात मैं बता चुका हूँ। ये वाली बात बताइए नहीं बताइए? तो इमेज फॉर्मेशन में पहली रे हमेशा इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट की ऐसी भेजनी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ इससे। तुमको क्या करना है उस केस में? गेम खेल लेना है। ये गया लेंस या मिरर, यहाँ पे रखा है कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो कहाँ से पास करेगी? फोकस से। खत्म, इससे अलावा सोचनी नहीं है। और अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। नहीं समझे यार? अरे हाँ या ना? मतलब मैं दूसरे कलर से अगर समझाऊं तो ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई रे अगर फोकस से पास कर रही है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए। ये बात हम बता चुके हैं आपको। तुम्हें भरोसा नहीं यार मेरी बात पे? बड़े बेकार लोग हो। ये देख, ये बनाया, ये बनाया।
ये आई सीधी तो फोकस से चली गई, और यहां पर देख आई सीधी पैरेलल तो फोकस से जाती हुई अपीयर हो रही है। मैंने पीछे इसको एक्सटेंड करके बनाया रिफ्लेक्टेड रे को। तो जहां पर रेज एक्चुअल में मीट कर रही हो उसे रियल बोलते हैं, और जहां पर खींच के बनानी पड़ रही हो वो वर्चुअल बोलते हैं। ये डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो बस वही बात है कि इसको पीछे खींच के बनाया है तो एक ऐसा होगा वर्चुअल। ठीक, पहला नियम क्लियर। दूसरे नियम पे बढ़ा जाए पार्थ। A ray passes through or directed towards center of curvature. A ray passing through or directed towards center of curvature retraces its path. Retraces its path after reflection from mirror. Retraces its path after reflection from mirror. देखो भाई, ये कछुआ ये कहना चाह रहा है कि कट 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 खींच के आऊं। ये एफ, ये गंदी बात। ये अगर सी है तो कोई रे अगर ऐसे सी से जा रही है तो टकरा के सी से ही वापस चली जाएगी। इसके पीछे का कारण सोच। ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? जीरो, क्योंकि रेडियस ही नॉर्मल है। तो अगर रेडियस ही नॉर्मल है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सब कितने हैं? जीरो। तो इसीलिए जो रेडियस किस नॉर्मल के अलोंग जाएगी तो वो नॉर्मल के अलोंग ही वापस लौट के आएगी। क्लियर है बात? तो इस यही बात को अपन ने लिख रखा है। अब एक गधे पहली बेंच पे बैठ के दिमाग खराब करता है, क्या कर रहा है ये? तू मार खाएगा आज, जूता खाएगा, तो लिख चुपचाप गधा। रीजन समझ में आ गया? ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें रीजन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू जीरो। ऐसा पूछ लेता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस आती है। इसके पीछे का बस रीजन एक ही है कि आई और आर दोनों कितने हो जाते हैं? जीरो। लेकिन किसके लिए? पेरेक्सियल या मार्जिनल? दोनों के लिए ही सेम होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो खैर तुम्हारे लिए मार्जिनल की कभी बात नहीं करेगा, तुम्हारे लिए पेरेक्सियल ही सोच के चलना। नेक्स्ट, a light ray passing through or directed towards focus. A light ray passing through or directed towards focus becomes a light ray passing through or directed towards focus becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis after reflection from the mirror, after reflection from the mirror. क्या बोला है? ये कह रहा है कि अगर कोई फोकस से जाएगी तो एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कोई भी रे अगर फोकस से जाएगी तो एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी, अगर कोई फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। समझ गए बात को? चित्र बना लो, क्यूट सा चित्र। सर चला दो, लो भैया चला देते हैं।
इसके 100 रुपये मुझे एक्स्ट्रा चाहिए ऐसे चालाने बंद करने के। तुझे तो हवा आ रही है ना, तू मत बोल, पूछ दूंगा मैं तुझे। कितना चमक गया? नेक्स्ट, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज एट द पोल। इंसिडेंट एंड अब देख, एक पेज खराब किया इसलिए मैं तुझे डांट रहा था उस टाइम। नहीं वो कुछ नहीं है, लिख इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज एट द पोल। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज एट द पोल of mirror, incident and reflected rays at the pole of mirror are symmetrical about principal axis, are symmetrical about principal axis। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब अगर एक लाइट रे तुमने यहां से इसके पोल पे भेजी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ना थीटा, तो ये पोल पे जाएगी तो पोल से ही वापस चली जाएगी, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? तो कह रहा है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इस प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएंगी वो सेम होंगे। हो गया? डन? सफाई पूरी? अगली हेडिंग लिखी जाए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। 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 आओ बातें करें। ये हमसे जानने की इच्छा रखता है कि आप एफ एंड आर के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें बता दीजिए। अगर देखो एफ एंड आर के बीच में तुमको रिलेशन चाहिए, तो मैं कॉनकेव मिरर की हेल्प से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। समझने की कोशिश आपको करनी है, कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो पता तुम जानते ही हो कि कोशिश करने वालों की कभी, अरे बोलो ना, कोशिश करने वालों की कभी, अरे बोल ही नहीं रहे यार। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। हाँ, बस बेइज्जती होती रहती है। बिल्कुल ट्रू नहीं है, इस पे तो मैं पूरा एक लेक्चर देने वाला हूँ अभी कुछ दिन में। देखो भाई, बात ऐसी है दोस्त कि गंदी बात, गंदी बात, विज्ञा, ये ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है ना। कितना हो गया? अब आओ बातें करें पीले रंग से। एक बात बताओ, सी से लेके जो भी पॉइंट पर यहाँ पर इंसिडेंस हो रही होगी, मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी। इंसिडेंट रे का नॉर्मल से बनने वाला जो एंगल होगा ये थीटा, अगर मैं मान लूँ तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो जाएगा? यहाँ तक कोई डाउट है क्या तुमको? पक्की बात है? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। बताओ मेस का कौन सा लॉ है?
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अगर एक ट्रायंगल के दूर वाले इंटीरियर एंगल्स अल्फा और बीटा हैं तो तीसरा एक्सटीरियर एंगल अल्फा प्लस बीटा होता है, बाहर वाला। तो बाहर वाला ये एंगल थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। क्या मैथ्स की प्रॉपर्टी पता है तुम्हें? अगर नहीं पता है तो तुम पापी हो। 2 मिनट में ड्राइव भी हो जाएगी, है ना। जिनको नहीं पता है वो लोग ध्यान रखेंगे कि अगर ये दोनों एंगल थीटा है तो तीसरी वाली जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से थीटा, 2 थीटा समेशन। इतना चमक गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब यहां से ना अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, बट इस परपेंडिकुलर की खासियत ये है कि ये पॉइंट जो पी पोल हुआ करता था, ये पॉइंट भी पी डैश वो पोल ही है, या इसका नाम कुछ और रख देते हैं, एम नाम रख देते हैं या बी नाम रख देते हैं। सिंस साइन थीटा नहीं है, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो बी एंड पी आर सेम पॉइंट। ये बात अभी तुम्हें पल्ले नहीं पड़ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ, बी और पी सेम पॉइंट है। तो एक काम करो, इस थीटा को और पास कर दो और पास कर दो और पास कर दो और पास कर दो और यहाँ पे ले आओ। जब यहाँ पे लेके आओगे और यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो परपेंडिकुलर पी पे और बी पे कोई अंतर होगा क्या? बस मैंने उसे जूम करके ही तो बनाया है, क्योंकि हम बात किसके लिए कर रहे हैं, पैरेक्सियल रेस के लिए। समझ गई बात? ठीक। अब यहाँ पर आपको कुछ कुछ ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, इन ट्रायंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल सी ए बी। ट्रायंगल दिखा गया, नजर बनाओ, सी ए बी दिख गया। इस ट्रायंगल में अपन ने लगाया टेन थीटा। जैसे ही अपन ने टेन थीटा लगाया तो टेन थीटा लगाने पे मुझे मिल गया ए बी डिवाइडेड बाई सी बी। सही बात है, ये इक्वल होगा ए बी डिवाइडेड बाई, या इसको मैं बोल सकता हूं ए पी डिवाइडेड बाई सी पी, क्योंकि हमें पता है बी और पी तो क्या है, सेम ही पॉइंट, बी और पी में कोई भी अंतर नहीं है। आप चाहो तो ए बी को ए पी को ए बी रहने दो, क्योंकि उसे तो मैं काट के खत्म ही कर दूंगा। आप सी बी को सी पी के बराबर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई सी पी किसके बराबर है, आर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? तुम्हें पता है थीटा बहुत छोटा है, और ये तुमने बाइनोमियल में पहले पढ़ रखा, या स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में पता कर रखा था कि अगर थीटा स्मॉल हो 5 डिग्री से छोटा तो साइन थीटा थीटा होता था, कॉस थीटा 1 होता था, और टेन थीटा थीटा होता था। ये बात पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, भोले बच्चे हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में जब थीटा 5 डिग्री से छोटा होगा तो उस केस में जो टेन थीटा है वो थीटा होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई आर। इसीलिए बोला था सब पैरेक्सियल रेस के लिए बात कर रहे हैं, मार्जिनल के लिए अपन बात कर ही नहीं रहे हैं। लिखने का टाइम मिलेगा यार, इतना क्या जल्दी जीवन में, घर पे वो इंतजार कर रहा है क्या? शादी वादी हो गई क्या? अभी नहीं ना, तो क्या बात की जल्दी है? पर शादी नहीं हुई इसीलिए तो जल्दी जाना है। जब हम ट्रायंगल की बात करेंगे एफ ए बी, तो एफ ए बी ट्रायंगल में अब तुम्हें टेन थीटा ना दिख के क्या दिख रहा होगा, टेन टू थीटा। इसको आप लिखोगे ए बी डिवाइडेड बाई एफ बी, ए बी डिवाइडेड बाई एफ बी कैन बी रिटन एज एफ पी, और एफ पी किसके बराबर होगा, आर बाई टू। ये तो मुझे नहीं पता, फोकल लेंथ के बराबर होगी ना यार, वही तो मुझे प्रूफ करना है पापियों। दिस इज एफ एंड दिस इज आर, तो एफ पी की वैल्यू फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई एफ। यार गजब जल्दी में हो तुम। तो टेन टू थीटा को अप्रोक्सीमेटली 2 थीटा लिख के हम लिख देंगे ए बी डिवाइडेड बाई एफ। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? तो अब हम एक काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। थीटा अपॉन 2 थीटा होता है 1/2,
ए बी से ए बी मर गया, ऊपर बचेगा 1/r, नीचे बचेगा 1/f। रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज करने पे मुझे पता चलेगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू r बाई, ये आप लोगों ने याद भी कर रखा है। क्या ये मिरर के लिए ही है या लेंस के लिए भी लगा सकते हैं? लेंस के लिए फंस गए, फंस गए, फंस गए, लगा सकते हैं। तुमने इसका मतलब लेंस पढ़ा नहीं है। जब लेंस पढ़ेंगे तब बताएंगे कि वहां पे फोकल लेंथ r/2 नहीं होती है, वो जब पढ़ेंगे तब समझाएंगे। अभी के लिए आपको ये बात याद रखनी है, ये सिर्फ कर्व्ड मिरर के लिए फॉर्मूला है, पेरेक्सियल रेज के लिए फॉर्मूला है कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की जस्ट हाफ आ रही है। इसमें अप्रोक्सीमेशन कितने की है तुम्हें समझ में आया? सबसे पहले माना कि पेरेक्सियल रेज हैं, पेरेक्सियल रेज हैं तो फिर अप्रोक्सीमेशन है कि बी और पी सेम ही पॉइंट है। ओकी ओकी ओकी, छापो। अगली हेडिंग है रिलेशन बिटवीन यू वी एफ, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। मेरे प्यारे कछुओं, देखो जो एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f का, वो ऐसा है कि मतलब थोड़ा सा मुझे उतना मज़ा नहीं आता उस डेरिवेशन में। जिसमें मुझे मज़ा आता है वो डेरिवेशन बहुत इजी है, तो अपन इजी वाला करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, 100%। गलत कर दे तो मेरे पास ले आना उस बंदे को। तो डेरिवेशन ऐसा है कि भाई मिरर फॉर्मूले का टक 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 टक। हे मेरे प्यारे कछुओं, ठीक है, अब हम बात करेंगे। रेडी है क्या? अरे यार ठीक है, अब जो बन गया सो बन गया। जीवन में इतना, हाँ अरे ठीक है यार, तुम लोग यार दिल पे ले लेते हो। इतना चमक गया, ठीक है। ढिचक्याओं ढिचक्याओं क्याओं ढिचक्याओं। गोट इट, गोट इट, गोट इट। दीदी, why are you laughing? क्या आप हंसना चाहती हैं? अरे अंकल जी रुक जाओ, इतना चमक गया तुम्हें, है ना? इतना सब कुछ क्लियर। मतलब यहां से इंसिडेंट रे ने इस प्रिंसिपल एक्सिस को काटा है, तो तुम्हें कोई भी देखो ऑब्जेक्ट या इमेज बनाने के लिए तुमको एटलीस्ट 2 रेज चाहिए, एटलीस्ट 2। तो एक रे तो यही है, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा तो टकरा के वापस लौट के ही आएगा। तो एक रे तो परमानेंटली तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस ही है, हमेशा, ये बाय डिफॉल्ट दिमाग में सेट कर लो। तो तुमको हमेशा कितनी रे बनानी है? एक और। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा है, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से रे चली, यहाँ पे टकराई और टकरा के यहाँ से आ गई, तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास? इमेज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको? इमेज क्लियर हो गई? अरे हाँ ना, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और लाइन खींच रहा हूँ जो कि आपको दिख रही होगी, ये वाली दिख गई। और अब मैं कुछ महान काम करूँगा जो कि तुम्हारी समझ के बाहर है। अभी मैं समझाता हूँ तुम्हारी समझ के बाहर क्यों है। देखो, हुआ ना तुम्हारी समझ के बाहर, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, अब अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी समझ के बाहर है, क्योंकि जब मैं यहाँ से अभी परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो बहुत दूर दिख रहा था वो, और मुझे ऐसा पसंद नहीं है। क्योंकि हम बात किसके लिए कर रहे हैं?
पैरेक्सियल रेस के लिए। अगर मैं पैरेक्सियल रेस के लिए ही बात करने जाऊंगा तो उस केस में यहाँ पे इतना छोटा बनेगा कि समझ में ही नहीं आएगा। तो बेटर है कि मैं इस तरीके से खेलूँ आपके साथ। तो मैंने खेल लिया आपके साथ। तो ये हो गया OCIF, इसका नाम रख दिया P, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं A। इंसिडेंटल रिफ्लेक्टेड रे सब आपको बुद्धि में क्लियर हो गई होंगी। अब सुन मेरी बात, अगर ये एंगल और ये एंगल, इन एंगल्स के बारे में अपन आपसे कुछ बात करने की इच्छा रख रहे हैं, ठीक है। तो मेरा यहां पर ऐसा है कि एक होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूंगा तो वो होगा OP, जिसको डिनोट करेंगे अपन U से। एक होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इसको बोलते हैं अपन IP, इसको डिनोट करेंगे V से। एक शब्द होगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को डिनोट करेंगे अपन यहाँ पर FP, जो कि होगी स्मॉल f, इसकी या फिर आप इसको R/2 भी बोल सकेंगे। समझ गई बात? इतना सब कुछ कर लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम अगर इसको अल्फा बोल रहे हैं तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तुम समझे ये एंगल अल्फा क्यों है? नहीं, इसको मैं अल्फा नहीं बोलना चाह रहा। मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, जो तुम्हें जिस चीज को तुमको प्रूफ करना है वो है 1/v + 1/u = 1/f, और इस चीज को अपने को प्रूफ करना है। नेक्स्ट चीज जो अपनी समझने की योग्य है वो है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए, फॉर पैरेक्सियल रेज ओनली। तो फॉर पैरेक्सियल रेस के लिए अगर अपन बात करेंगे तो उस केस में अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप करता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करेंगे तो इसका नाम अगर अपन रख देंगे, इस पॉइंट का नाम अगर B रख दें, तो मेरे लिए जो होगा वो हमेशा हम बोलेंगे B and P आर सेम पॉइंट। ठीक है, B और P मेरे लिए हमेशा कैसे पॉइंट्स रहेंगे? सेम पॉइंट। क्योंकि ना अब मैं यहाँ पे वापस से उन ट्रायंगल्स की ही बात करूंगा, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आप पहले ना ये सबसे पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के सीधा चित्र से यहीं पे डेरिवेशन कर दूंगा। मैं दूसरा पेज नहीं चेंज करूंगा, है ना। पहले ये लिख लो, इसको फिर मैं हटा दूंगा या स्लाइड कॉपी कर दूंगा। यहाँ चित्र भी बनाई लो, चित्र की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। 200 रुपये। चलो आगे देखते हैं। तो क्लास के बाद मिल, बाहर मिल, तो मेरे मोहल्ले में मिल, फिर देखता हूँ मैं तुझे। क्या 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 कट्टा वट्टा लेके आऊँ क्या? सुनो यार, बात ऐसी है कि अब यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज है। ऑब्जेक्ट है, इमेज है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या तुमको? यहाँ पे ना अपन सबसे पहले मैंने कुछ एंगल अज्यूम कर रहा हूँ। तुमको पेपर में लिखना पड़ेगा डेरिवेशन के वक्त कि तुम किसको क्या अज्यूम कर रहे हो। जैसे मैं इसको अल्फा अज्यूम कर रहा हूँ, इसको बीटा अज्यूम कर रहा हूँ, और इसको गामा अज्यूम कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? थीटा। ये कौन से लॉ के हिसाब से हमने बात करी है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। अब सारा नोटेशन अपन ने बना ही दिया है, और डेरिवेशन बहुत ईजी है। तुम लिखने की जरूरत है नहीं, पहले समझने की जरूरत है, क्योंकि एक बार ही बस समझना है। एक बार समझ लिया, जिंदगी भर याद रहेगा, अपने बच्चे को भी पढ़ा पाओगे। हाँ, देखो बात ऐसी है दोस्त कि कुछ कुछ ट्रायंगल्स हैं। जैसे पहली चीज, मुझे पता है कि बीटा जो है वो अल्फा प्लस थीटा के बराबर होगा। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि बीटा इस ट्रायंगल OCA का एक्सटीरियर एंगल है। आया ना? नहीं समझे? ये प्रॉपर्टी थी ना मैथ्स में अभी, कि इन दोनों का समेशन इसके बराबर होगा। हाँ, पाई माइनस अल्फा प्लस थीटा भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद दूसरा नियम हम ऐसा लगा सकते हैं कि जो गामा होगा वो गामा बीटा प्लस थीटा के बराबर होगा। सही लग रहा है? कैसे किया अपन ने?
अपने अब ये कौन सा ट्रेंगल देखा, ट्रेंगल सी आई ए, ट्रेंगल सी आई ए के बीटा और थीटा इंटीरियर हो गए, तो ये एक्सटर्नल वाला गामा हो गया, ये किसके बराबर हो गया, बीटा प्लस थीटा के। ठीक है भूमिका, सो रही है क्या? अब दोनों तुझे पता चल गए, अब एक काम कर, इन दोनों को घटा दे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को चटका दिया जाए। जब इनको चटका देंगे तो चटकाने के बाद इधर बचेगा बीटा माइनस गामा, इधर बचेगा अल्फा प्लस थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा, थीटा से थीटा डिच के हो, तो बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, तो बच्चे बोलेंगे अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई? इक्वेशन समझ में आ गई तो सारी कहानी खत्म। अब एक एक काज करके तुम्हें इधर समझा देते हैं, जिसके लिए मैं बोल रहा था कि जरूरत पड़ेगी मुझे जगह की। देख भाई सुन, मुझे एक ट्रेंगल दिख रहा है ओ ए बी, दिखा क्या? इस ट्रेंगल में मैंने लिखा टेन थीटा मतलब टेन अल्फा, तो टेन अल्फा मेरे लिए हो गया किसके बराबर, ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी, सही बात है। और बी तो ओ बी तो सेम ही है मेरे लिए, किसके लिए, ओ पी के बराबर, तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ओ पी, और ये हो जाएगा अपने पास, या इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि टेन अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा थीटा, ये वेरी स्मॉल है, और अगर ये वेरी स्मॉल है तो इनका जो टेन थीटा होगा वो थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ओ पी, ओ पी की वैल्यू आर के बराबर, ओ पी की वैल्यू यू के बराबर है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है क्या? सिमिलरली ये एक ट्रेंगल का काम हो गया, दूसरा ट्रेंगल पकड़ते हैं, दूसरा ट्रेंगल है सी ए बी, दिखा क्या? इस सी ए बी में अपन लगाएंगे टेन बीटा, तो टेन बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई सी बी, मतलब ए बी डिवाइडेड बाई सी पी, मतलब ए बी डिवाइडेड बाई सी पी, पी की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर के, तो आर हो गया। समझ गई बात? अबे लिख के क्या उखाड़ लोगे तुम लोग, समझ लो। तो टेन बीटा की वैल्यू हो गई बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू हो गया ए बी डिवाइडेड बाई आर। यार जब तुमको बोल दिया है कि भाई पहले समझ लो, लिखना जीवन में बहुत है, क्या करोगे इतना लिख के? एक दिन मृत्यु पुकारेगी सभी को, लिख के कुछ होने वाला है नहीं। ट्रेंगल की बात कर लेंगे हम आई ए बी के बीच में, ट्रेंगल आई ए बी के बीच में अगर अपन बात करेंगे तो हम बात करेंगे टेन गामा की, तो टेन गामा हो जाएगा अपने पास ए बी डिवाइडेड बाई आई बी, जो कि हमें पता है आई बी नहीं होने वाला, क्या होने वाला है, आई पी, क्योंकि बी और पी हमारे लिए कैसे पॉइंट्स हैं, सेम, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं पैरेक्सियल रेस के लिए। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास ए बी रहने वाली है, आई पी इमेज की डिस्टेंस है तो वो वी के बराबर हो जाएगी, तो मैं लिख दूंगा गामा इज इक्वल टू, गामा बनाना आता है ना तुमको, गामा है ना, गामा इज इक्वल टू, अरे वो घास बना देनी है, तो ए बी डिवाइडेड बाई वी, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 6। अब हम इन सबको उठा के कहाँ रख देंगे, इन इक्वेशन नंबर कौन सी, 3, इन बीन 3, घड़ी में बज गए 3:30। चलो इतना समझ गया? अरे तुम एकदम पता नहीं क्या क्या सीख जाओगे मेरे संग रहोगे तो, सबको सिखा दूंगा मैं तुम्हें। दिखाई दे ही रहा होगा अभी तक इतने में, पीछे मोहल्ले में दिखाई दे रहा है क्या लास्ट तक? हृदय ब्रो ठीक है, चलो तुम्हारे हृदय की झनकार आगे बढ़ाएं। तो जैसे ये इक्वेशन नंबर 3 में जैसे ही अपन कूदेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 में अल्फा की वैल्यू डालते हैं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो अपन को बच्चों को पता चल गया अल्फा की वैल्यू है ए बी बाई यू, बीटा की वैल्यू कितनी है, ए बी बाई, ए बीटा थोड़ी गामा है, गामा की वैल्यू कितनी है, ए बी बाई वी, और इसकी वैल्यू कितनी है, ट्वाइस इंटू ए बी बाई आर। इसमें सबसे पहले कौन मरेगा, ए बी, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/r/2, r/2 किसके बराबर होता है, f के, इज इक्वल टू 1/f। हो गया ड्राइव, छाप लेंगे।
किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लेना। बुक में कैसे करना है वो मुझे पसंद नहीं है वो मेथड। नेक्स्ट हेडिंग लिखी जाए मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखी जाए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन 3 तरीके के होते हैं। हमारे काम का बस एक ही है जो हमसे पूछा जाता है बोर्ड में, बाकी सारे के सारे जेई नीट जीत के लिए हैं। तो पहला लिखा जाए ट्रांसवर्स और लेटरल और लीनियर मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स और लेटरल और लीनियर मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स और लेटरल और लीनियर मैग्निफिकेशन लिख लिया आपने? वेरी गुड। देखा, ये लिख लिया जाए। ये ऐसे ही मतलब मेरे मन में सोचा कि मैं लिख दूं तो मैंने लिख दिया ऐसे मन में सोच के। लिख लिया जाए। पहला जो डब्बे वाला फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यही चलेगा है ना? लिख लो फिर। बस ये पहले ही लिखना है डब्बे वाला अभी, और इसमें नीचे लिख लेना पुट यू वी एफ विद साइन। इन फॉर्मूले में यू वी और एफ ये साइन के साथ रखने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है। पुट यू वी एफ विद साइन। लिख लिया? दूसरा लिखा जाए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। सेकेंड, 3 तरीके के बताए ना, तो दूसरा लिखा जाए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। देखो, ये जो चित्र बना है ये बना है पहला वाला। ऑब्जेक्ट को तुमने रखा है इसके परपेंडिकुलर। समझ गए बात को? तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांसवर्स, मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर। लेटरल, और तीसरा क्या था? लीनियर। और जो दूसरा वाला तुम पढ़ रहे हो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल में ऑब्जेक्ट पड़ा है इसके अलोंग। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसमें बोल रखा है कि, अच्छा डेफिनेशन लिखा है ना, ये होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड वाले में लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये वाला चित्र बना लेंगे। पहले वाले में आपके पास जगह हो तो ये बना लेना, दूसरे वाले में ऐसा कुछ बना लेना। ऐसा थोड़ा सा मैं इसको और सही से बना देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। अरे जिज्जी कहाँ हो गया जिज्जी? अरे जिज्जी क्या बोल रही हो? इधर देखो, इधर इधर इधर, ये दूसरे में ये वाला बनाना है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। अभी ये वो आगे ज्ञान प्राप्त करोगे तो समझ में आएगा टेढ़ी ही क्यों है। हाँ हाँ हाँ, इंटेंशनल टेढ़ी है, इंटेंशन के साथ बनाई गई है टेढ़ी। ये ऐसा है और ये एकदम नॉर्मल ऐसे रखा है। अरे टेढ़ी बनाओ दोस्त यार। ये ना यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे खींच दे नीचे, खिच। नहीं समझे? नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझे। इस हाइट को नीचे करके ये ऐसा है, इस तरीके से है। हाँ ये स्ट्रेट है। चमका चमका, यस सड़ नो सड़, यस सड़ो, चमक गया सड़ो।
उसके बाद ये भी लिख लेना, लॉन्गिट्यूडनल में दूसरा वाला फॉर्मूला जो पीले रंग से गोला मार रहा हूं, ये वाला, ये होता है माइनस ऑफ ट्रांसवर्स के मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस एम टी स्क्वायर। ओके, यस सर, नो सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट हेडिंग, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। सुपरफिशियल में भाई साहब इसमें याद कौन से रखने हैं सबसे ज्यादा? फर्स्ट है ना, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। सुपरफिशियल का मतलब ऐसा है कि तुम्हारे मन में ऐसा आया कि ना मिरर में ना ऐसा पतला ऑब्जेक्ट में लेके एक मोटा सा ऑब्जेक्ट लेके जाऊंगा, एक कोई एक शीट लेके जाऊंगा, शीट रखूंगा तो शीट बड़ी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तो वहां पर एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है तुम्हारा सुपरफिशियल। तो ये लिखा है एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। सुपरफिशियल का फॉर्मूला है एरिया ऑफ इमेज। क्या हो गया बच्चा, क्यों मुंह बना रहा है? गर्मी लग रही है? एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी मुंडी पकड़े घुमा ले अपनी तरफ। हाँ, नहीं लगेगी, एसी बंद है। एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम टी, मतलब ट्रांसवर्स का स्क्वायर, लेकिन प्लस में, लेकिन किस में है? प्लस में। ओके, एक काम और होता है कि जैसे ये जो तुमने लॉन्गिट्यूडनल देखा है ना, लॉन्गिट्यूडनल में कभी कभी जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी लेंथ फोकल लेंथ के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ी होती है, तो उस केस में हमें डायरेक्टली एम टी स्क्वायर नहीं लगा सकते। तो हम क्या करते हैं, हम इसके इस एंड को एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसको एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो इसकी इमेज ये बन गई। तो अगर ये u1 है तो इसकी इमेज बन गई v1 पे, और ये u2 है तो इसकी इमेज बन गई v2 पे। अब अगर तुमसे बोलूं कि लेंथ ऑफ इमेज निकालो तो तुम क्या बोलोगे? v2 माइनस वी। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बताऊं तो क्या बोलोगे? u1 माइनस u2। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये बन गया तुम्हारा मैग्निफिकेशन। ये कब है? जब फोकल लेंथ और के कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट लेंथ है वो कंपेरेबल हो। अगर बहुत छोटी है तब तो अपन सीधा स्क्वायर करके निकाल लेते हैं। अरे हाँ या ना? यस सर, नो सर, यस सर। चमक की बात। सर मैग्निफिकेशन की बात तो कर ली, मैग्निफिकेशन आखिर भला क्या है ये तो बता दो। तो सुन मेरी बात, अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड, मैं एम टी को एम नाम दिया है मैंने, और मैं हर वक्त एम टी को एम नाम से ही बुलाऊंगा, तो तुम कभी ऐसा कंफ्यूज मत होना। मैक्सिमम जगह मैग्निफिकेशन को सिर्फ एम से ही डिनोट करते हैं। मैंने तो तुम्हें तीनों बताए, इसकी वजह से तीनों में अलग अलग लिखा दिया, बाकी तीनों को एम से ही डिनोट करते हैं। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है तो लेंथ ऑफ, तुमने क्या पढ़ा था? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ा था। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो इमेज बड़ी बनी है और ऑब्जेक्ट छोटा है, तो इसकी वजह से बोलेंगे हम इमेज बड़ी बनी है, तो हम बोलेंगे एनलार्ज्ड इमेज है। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो अपन क्या बोलते हैं उसको? एनलार्ज्ड इमेज। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, हाइट ऑफ इमेज कम है, तो हम बोलेंगे इमेज छोटी बनी है, तो 1 से छोटी है तो डिमिनिश्ड। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो जैसा ऑब्जेक्ट है इमेज भी वैसी ही है, मतलब सीधी, मतलब इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव में है तो ऑब्जेक्ट तो सीधा था लेकिन इमेज कैसी बन गई? उल्टी। तो हम उसे बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं? तो ये चारों चीजें जो लिखी हैं इनको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ओके, ओके। क्या बेटा, खुश? ठीक है तू? बाल बच्चे मजे में सब? बाल बच्चे मजे में सब? ठीक है। तू सबको खुशी बांट रहा है, लिख ले। अच्छा, और आप लोग इतने प्यार से पढ़ रहे हैं, मेरा दिल भर आया है। मैं सोच रहा हूँ कि 5 मिनट और पढ़ा दूँ आपको। ये क्या होता है? ये क्या होता है जल्दी छोड़ना होता है? ये, हाँ हाँ।
तुम लोगों का दिमाग खाऊंगा मैं। सारी बात समझ गए? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्म, कितने बच्चे हो गए तेरे? अच्छा, इमेज फॉर्मेशन ऑफ या इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। अब यहां से ये चैप्टर अब शुरू होता है। अभी तक तो अपन बातें कर रहे थे। तो सबसे पहला लिखा जाए, सबसे पहली हेडिंग, सबसे पहला पॉइंट, इसमें 5-6 इमेज बताएंगे तो एक एक करके सीखते हैं। तो पहला है, क्या हुआ, तुम डर गए क्या? डरना नहीं है। पहला लिखा जाए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। शुरू करें? चलो भाई यार, अब तुम लोग इतना कह रहे हो तो पढ़ाना ही पड़ेगा अब तो मुझे। ऑब्जेक्ट इज, अरे तुम्हारे मन में क्या है ना, मुझे पता चल जाता है कि तुम पढ़ना चाहते हो। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी का मतलब ऐसा है कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रख दिया गया। यहाँ पे तुम्हारे पास जो मेन चीज है वो ये फोकल लेंथ है एफ, तुमको 2 रे चाहिए। तो अगर ये मान लो अपने पास एक, यहाँ पर एक सी भी ले लेते हैं, ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, हालांकि दिख नहीं रही तो इसको भी दिखा देते हैं। अब दिख रही है? अगर ये पैरेलल है तो जो सी से जाने वाली रे वो तो टकरा के वापस उसी मोड में चली जाएगी जिधर से आई थी। लेकिन ये जो रे है जो फोकस से जा रही है, क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और अब ये बड़ी गंदी दिख रही है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा ना इसको, चित्र को थोड़ा सही से बनाए। नहीं गलत कुछ नहीं बनाए, थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं लग रहा था। अरे फूफा रुक जा, देखो भाई, ये वाली रे आई, टकराई और टकरा के पैरेलल हो गई, ये एक। और दूसरी वाली रे जो सेंटर से गई, सीधी गई और टकरा के वापस चली गई। इन दोनों रेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है रिफ्लेक्टेड रे का वो ये है। तो यहाँ पर जो इमेज बन रही होगी वो इमेज बन रही है ये हरी वाली, उल्टी। समझे बात को? अब यहाँ पे बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन में एक बात बताओ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हारा यू तो इन्फिनिटी पर है, और ज़्यादा स्पेसिफिकली बोलूँ तो माइनस इन्फिनिटी पर है। तुम्हारा जो v है वो माइनस एफ है। तो जब तुम मैग्निफिकेशन लिखोगे तो मैग्निफिकेशन में क्या लिखते हो, माइनस वी बाई यू। नज़र बना के रख, v तेरा ऑलरेडी इन्फिनिटी पर है, तो माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस एफ, तो तेरा मैग्निफिकेशन माइनस बहुत निगेटिव में होगा और माइनस का इन्फिनिटी होगा, हाँ या ना? तो माइनस का इन्फिनिटी होने का मतलब ये है कि जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, बहुत ही, एक मिनट मैंने उल्टा बोल दिया, u इज इन्फिनिटी ना, तो v इज माइनस एफ एंड u इज माइनस इन्फिनिटी। तो ये लगभग जीरो है, लेकिन जीरो भी कौन सी साइड है, निगेटिव साइड। कितना चमका भाई, u तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे, क्योंकि रे इन्फिनिटी से आ रही है। इमेज तुम्हारी फोकस पे बनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी v के बराबर होगी कि नहीं होगी, माइनस एफ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो v है वो माइनस एफ के बराबर हो जाएगा। मैग्निफिकेशन निगेटिव में होगा और नियरली जीरो होगा। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि अगर इसका मैग्निफिकेशन की बात करूं तो इमेज डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड का मतलब है इमेज बहुत ही छोटी बनेगी। दूसरा, माइनस में आ रहा है तो अपन क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। इमेज रियल है कि वर्चुअल है,
रियल, तो हमें रियल इमेज दिखेगी। जब भी हम कोई भी फॉर्मेशन करेंगे इमेज का, तो उसमें ये तीनों चीज़ें हम बताना चाहेंगे हमेशा। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज भी पॉइंट इमेज बनेगी। उस केस में आप रियल, ये इन्वर्टेड का कोई सेंस बोलने का नहीं है कि इरेक्ट है इन्वर्टेड है, लेकिन अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो तुम्हें तीनों चीज़ बतानी पड़ेंगी कि इमेज बड़ी बन रही है, सेम साइज की बन रही है, इक्वल बन रही है, या फिर उसके अलावा तुम्हारे पास इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, या फिर वो इमेज रियल है या वर्चुअल। ये सारी चीज़ तुम्हें बतानी पड़ेगी। समझ में आ गई पहली बात? दूसरी कहानी देखते हैं, या दूसरी कहानी अगली क्लास में देखें? हाय हाय, चलो ठीक है फिर, चलो एक ही देखते हैं, अगली क्लास में देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।